स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। आज का यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसे सुनकर आपको आपके फ्यूचर में कौन से स्टेप्स स्पेशली यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स आने के लिए या तो एज ए स्टूडेंट आने के लिए लेने चाहिए, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग यूके आना चाहते हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स और उसके लिए आपने काफ़ी सारे स्टेप्स भी उठाए। फॉर एग्जाम्पल आपने IELTS या OET पास किया है, CBT पास किया है, लेकिन अभी आप कंफ्यूज्ड हो कि OSCE करना चाहिए या कैसे यूके में जॉब्स अप्लाई करना चाहिए। वो सारी कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में हम दूर करेंगे क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी OSCE या काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं यूके में रजिस्टर्ड नर्स का जॉब लेने के लिए, लेकिन उसमें आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिला। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ जिससे आपको एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए हेल्प होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर नर्सेस के लिए, अब्रॉड नर्सिंग के ऊपर, यूके के नर्सिंग के ऊपर, यूके के लाइफस्टाइल के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हम एज ए स्टूडेंट मास्टर्स करने के लिए यूके में आना चाहते हैं तो क्या ये प्रोग्राम मास्टर्स करना हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो आज आपको मैं कुछ फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कि यूके के जो रूल्स है उसके हिसाब से आपको जॉब्स मिलने के कितने चांसेस है और आपको एज ए स्टूडेंट यूके में आना कंसिडर करना चाहिए या नहीं। चाहे आप नर्सिंग बैकग्राउंड से हो या नर्सिंग बैकग्राउंड से ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो सभी के लिए एक जेनेरिक रहेगा। ये जो टॉपिक है जो मैं कवर कर रहा हूँ वो सभी के लिए एक जेनेरिक रहेगा, तो आपको इस टॉपिक से बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है क्योंकि काफी सारे लोग मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, यूके आना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको जब आप मास्टर्स करते हैं तो काफी सारे लोगों की फैमिलीज भी होती है ड्यूरिंग मास्टर्स, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद कुछ साल एक्सपीरियंस लेते हैं। एक्सपीरियंस के बाद जैसे ही आपके पास पैसों का अरेंजमेंट होता है तो आप मास्टर्स करने जाना चाहते हैं, तो उस समय शायद से आपकी फैमिली भी हो सकती है। तो ऐसे समय में आपको सोचना चाहिए कि जहाँ पे भी आप मास्टर करने जाना चाहते हैं क्या वो लोग डिपेंडेंट्स को अलाउ करते हैं या नहीं। तो हम अगर यूके के बारे में बात करेंगे तो आप अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने आए हैं तो आपको यहाँ पे डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं है। अगर आप मास्टर्स करने आए हैं तो भी यहाँ पे डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप PhD करने आते हैं तो ही आपके साथ आपके डिपेंडेंट अलाउ है। लेकिन आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फुल टाइम स्पॉन्सर्ड है आपके गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे भी जिस भी देश से आप अप्लाई कर रहे हैं या तो यूके गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो उस सिचुएशन में आप अपने डिपेंडेंट को लेके आ सकते हैं। या तो सिर्फ अगर आप रिसर्च बेस्ड कोई मास्टर्स कर रहे हैं या PG डॉक्टरेट कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो ही आप अपने डिपेंडेंट को, आप अपने स्पाउस को लेके आ सकते हैं। डिपेंडेंट अगर कहाँ जाए तो डिपेंडेंट में आपका स्पाउस या आपके बच्चे आएंगे जो भी 18 ईयर्स के अंडर हो। और उसके अलावा क्योंकि आप मास्टर्स यूके में करने आएंगे तो आपका कोर्स शायद से 1 से 2 साल के बीच का रहेगा और वो कोर्स करने के बाद आपके पास जॉब्स फाइंड आउट करने के लिए कितना समय मिलता है। तो अगर आप यूके में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो एट द मोमेंट आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 2 साल का मिलता है और इस पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को इन्होंने 2 साल से 18 मंथ्स करने का प्लान किया है। तो ये भी आपको कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि ये जो 2 साल का समय रहेगा, ये इस समय में आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, जितना चाहे उतना समय आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन आप जब स्टूडेंट होते हैं उस समय आप सिर्फ 20 घंटा ही जॉब कर सकते हैं, 20 घंटे से ज्यादा आप जॉब नहीं कर सकते हैं। ओनली ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी हॉलीडेज यू कैन डू मोर देन 20 आवर्स पर वीक जॉब एज ए स्टूडेंट, बट PSW में आप जितना चाहे उतना जॉब कर सकते हैं और जहां चाहे वहां जॉब कर सकते हैं। लेकिन ये 2 साल के अंदर जब आपको PSW मिलता है उस समय आपको परमानेंट जॉब, स्पॉन्सर्ड जॉब फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपके PSW के 2 साल खत्म होते रहेंगे आपको मेक श्योर करना है कि आपको एक स्पॉन्सर्ड जॉब मिले, क्योंकि यूके में आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिलेगा तो उस समय से ही आपका जो परमानेंट रेसिडेंसी का पीरियड है काउंट किया जाता है। एट द मोमेंट परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आपको स्किल्ड वर्कर वीजा पे या तो डिपेंडेंट स्किल्ड वर्कर वीजा पे 5 साल यूके में होना जरूरी है। उसके बाद आपको ILR और 1 साल के बाद आप सिटीजनशिप दी जाती है। लेकिन ये जो PSW का समय होता है उसे आपके ILR के लिए काउंट नहीं किया जाता है। तो यूके में आपको स्किल्ड वर्कर का जॉब लेने के लिए आपकी जो सैलरी रिक्वायरमेंट है, जो आपको एम्प्लॉयर सैलरी देना चाहिए, वो होना चाहिए 41,700। तो मेरे हिसाब से काफी कम जो जॉब्स होते हैं उसकी सैलरी 41,700
700 होती है। अगर आपने यूके से ग्रेजुएशन किया है और आप 26 ईयर्स के अंडर है तो आपकी सैलरी 33,400 होगी तो भी चलेगा, लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपकी जो सैलरी है वो 41,700 होना जरूरी है। और साथ ही साथ जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो जॉब का रिक्वायरमेंट RQF लेवल 6 होना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था कि जो लोग स्टूडेंट वीजा पे यूके में आते थे, स्टूडेंट वीजा के दौरान वो लोग केयर होम में काम करते थे, PSW के समय परमानेंटली केयर होम में शिफ्ट हो जाते थे। और केयर होम में जब आप केयरर का जॉब करते हैं वहाँ पे RQF 6 लेवल का जॉब वो नहीं होता है। लेकिन अभी न्यू रिक्वायरमेंट्स आने के कारण और केयरर रूट पूरी तरह से बंद होने के कारण ये जो ऑप्शन आपके लिए पहले था वो अभी हट चुका है। तो आप अगर यूके में एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो आपने काफी सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। अगर आप यूके में परमानेंट होने के हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन आप यूके में पढ़ाई करने आ रहे हैं, कोई डिग्री अच्छे से लेने आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं। लेकिन आप परमानेंट होने के हिसाब से यूके में आ रहे हैं तो आपको जो स्टूडेंट रूट है वो लेना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। लेकिन आपकी जो भी इच्छा है आप कर सकते हैं। वैसे ही काफी सारे नर्सेज जिन्होंने IELTS या OET पास किया है, CBT पास किया है, अभी कंफ्यूज है कि क्या हमने OSCE यूके में आकर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। काफी सारे जो कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले हैं उन लोगों ने OSCE यूके में देने आने के लिए जो रूट होता है जिसके लिए आपको विजिटर वीजा पे या टूरिस्ट वीजा पे यूके में आना होता है, उस रूट को इन्होंने सेल्फ स्पॉन्सर्ड रूट कहा है। लेकिन सेल्फ स्पॉन्सर्ड रूट करके ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है, इसे जो लोग कोर्सेज चलाते हैं उन लोगों ने ये नाम दिया है। तो OSCE अगर आप यूके में करने आते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कितना खर्चा आपको OSCE में आता है। मैंने जो भी खर्चा इस वीडियो में जोड़ा है वो खर्चा मिनिमम है, लेकिन इससे ज्यादा ही आपको खर्चा आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपको जो फ्लाइट का खर्चा होगा कम से कम 50,000 रुपए होगा, क्योंकि आपको जाने और आने की टिकट करना ही पड़ेगा। क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि OSCE दिन आप यूके में आएंगे आपको पिन मिलेगा और आपको जैसे ही पिन मिलेगा आप जॉब फाइंड आउट करेंगे और आपका टूरिस्ट वीजा स्किल्ड वर्कर वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यूके के रूल्स के हिसाब से अगर आप टूरिस्ट वीजा पे या विजिटर वीजा पे आते हैं तो आपको वापस जाना ही पड़ेगा, भले ही आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए। तो आपको 50,000 रुपीज डेफिनेटली आपके फ्लाइट के ऊपर खर्च करना जरूरी होगा। वीजा का जो फी है अराउंड 140 के आसपास फी है। अगर आप उसे एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें वीजा के लिए देखोगे तो करीब 20,000 रुपए आपको वीजा के लिए लग सकते हैं। OSCE की फी यूके में करीब 80,000 रुपए है। और OSCE करने के लिए जब आते हैं तो आप डेफिनेटली किसी क्लास की हेल्प से ही आते हैं, तो क्लासेस के भी जो चार्जेस है वो अराउंड 40 to 50,000 कम से कम आपको OSCE के चार्जेस देने होंगे। OSCE के प्रिपरेशन के चार्जेस देने होंगे, शायद इससे कम या इससे ज्यादा भी आपको फीस देनी पड़ सकती है, लेकिन ये एवरेज जो फीस है मैं आपको बता रहा हूँ। अकोमोडेशन आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि यूके में आप आएंगे तो आपको शायद से Airbnb या तो आपके जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर है उनके साथ कांटेक्ट करके आपको अकोमोडेशन अरेंज करना पड़ेगा। अकोमोडेशन और फूड का चार्जेस भी अराउंड 50,000 के आसपास आपको आएगा। आपका शायद से काफ़ी सारे लोग OSCE देने जब यूके आते हैं तो वो नॉर्दर्न आयरलैंड का OSCE सेंटर बुक करते हैं, या तो आप जहाँ पे रहते हैं उससे आपका OSCE सेंटर दूर है तो आपको भी ट्रैवलिंग का भी चार्जेस जोड़ना पड़ेगा, जो कि अराउंड 20,000 के आसपास। मैं ये सारे जो पैसा बता रहा हूँ वो इंडियन रुपीज में बता रहा हूँ, तो इतना खर्चा आपको आ सकता है। ये मिनिमम खर्चा है। जब आप इंडिया से यूके का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का वेदर और अपने इंडिया का वेदर काफ़ी अलग है, तो उसके हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ों पे आपको पैसा खर्च करना होगा। तो मोटा हिसाब आप पकड़ोगे तो कम से कम 3 से 5 लाख रुपए तक का खर्चा आपको यूके में OSCE देने के लिए आ सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खर्च करते हो, कहाँ अपना पैसा खर्च करते हो। लेकिन काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद हमको जॉब मिल जाएंगी, लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है। काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि OSCE देने के बाद भी, पिन मिलने के बाद भी यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही है। अगर आपको इस बात पे शक है तो आप उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए जो लोग OSCE देने यूके आए थे। उन लोगों से पूछिए कि OSCE देने आना यूके में एक सही डिसीजन है या नहीं है। अगर आपने OSCE दिया है, आपको पिन मिला है, तो क्या आपको जॉब मिला है या नहीं मिला है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट आपको बोल सकते हैं कि हम आपको 100% जॉब असिस्टेंस देंगे, तो
जॉब असिस्टेंस और जॉब गारंटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंस को आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जॉब असिस्टेंस तो हर एक व्यक्ति करता है। जॉब असिस्टेंस के अलावा जॉब गारंटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास जॉब गारंटी है तो ही आप अपना पैसा खर्च करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आपने अपना IELTS या OET प्लस CBT देकर और NMC UK का रजिस्ट्रेशन करके अराउंड 70,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ खर्च किया होगा। तो जब आप OSCE देने आएंगे तो आपका 10x पैसा खर्च हो सकता है, क्योंकि इंडिया में रहते समय आपने IELTS या OET प्लस CBT प्लस NMC रजिस्ट्रेशन के ऊपर अराउंड 70,000 रुपीज़ खर्च किया है। लेकिन UK में आप अगर OSCE देने आते हैं तो आपका 10x पैसा खर्च हो सकता है। तो अगर आप इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप UK में OSCE देने आइए, अदरवाइज ही आपका कंप्लीटली आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन है। क्योंकि अगर आपको यह इंफॉर्मेशन का फैक्ट चेक करना है तो आप अपने दोस्तों के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए जो लोग ऑलरेडी NHS में हैं, जो लोग ऑलरेडी OSCE दे चुके हैं या तो NMC पिन ले चुके हैं। उन लोगों से आप कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि इस चीज़ में कितनी रियलिटी है, क्योंकि बहुत मुश्किल है एट द मोमेंट UK में जॉब्स लेना, स्पेशली NHS में जॉब्स लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एट द मोमेंट। काफ़ी सारे NHS फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और काफ़ी सारे जगहों पे इंटरनल जॉब्स भी नहीं आ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन इतना बढ़ चुका है कि अप्रैल तक कोई भी नए जॉब्स क्रिएट नहीं किए जाने वाले हैं काफ़ी सारे बोर्ड्स में और ट्रस्ट में। तो ये इन्फॉर्मेशन शायद से आपको सभी लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उन वीडियोस के भरोसे पे होते हैं और उन वीडियोस का हेल्प लेकर ही काफ़ी सारी प्रोसीजर्स करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों तक नहीं पहुंची है वो क्यों ना आप लोगों को अच्छे से समझाया जाए। तो आज का यह वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप लोग अगर एज अ स्टूडेंट UK में आना चाहते हैं या तो OSCE करने UK आना चाहते तो ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, इसके ऊपर सोच विचार कीजिए, आपके पेरेंट्स के साथ बात कीजिए। अगर इतना पैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं तो ही ये डिसीजन आप लीजिए और अपने फैमिली के साथ सोच समझ कर ये डिसीजन लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग UK आने के बारे में सोच रहे हैं, OSCE देने के बारे में या तो स्टूडेंट वीजा पे UK आने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।